अक्सर आप लोग नेताओं के इस तरह के बयान सुनते रहते होंगे। नेता बयान देते रहते हैं कि इस समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार थे, इस समस्या के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे। कभी कह देते हैं कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे, कभी भीमराव अंबेडकर साहब को किसी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, किसी समस्या के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसी तरह का एक बयान हमारे नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है कि नेहरू की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चाइना को सदस्यता मिली थी स्थायी, भारत को नहीं मिली थी। और ये भारत के पास प्रस्ताव आया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चाइना को दे दिया था। और अभी हाल ही में आपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही हुई है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसी की पड़ताल हम लोग करने वाले हैं और जानने वाले हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। और इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, इनके पास विशेष पावर मिली हुई है, विशेष शक्ति मिली हुई है कि कोई प्रस्ताव पारित करवाना है तो पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी उस प्रस्ताव के खिलाफ रहा ना, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है। और आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात भी हो रही है, लंबे समय से मांग की जा रही है। भारत भी इसमें शामिल होने की लंबे समय से कोशिश भी कर रहा है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। वैसे आप लोगों को बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की स्थापना कब हुई? 1945 में। और हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। ये बात जान लीजिएगा। तो 1945 में सुरक्षा परिषद के जब सदस्य बनाए गए तब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो यहाँ से कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग आज़ाद ही नहीं हुए थे जब सुरक्षा परिषद के सदस्य बनाए जा रहे थे। 27 सितंबर 1955 को नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में स्पष्ट रूप से इस बात को खारिज कर दिया था कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का कोई अनौपचारिक या औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला था। ये किसने कहा है? नेहरू ने कहा है संसद भवन में। फिर आप देखते हैं कि 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर JN पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा था कि यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है और जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन यूएन के चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ खास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। और आप देखते हैं कि चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सीट दी गई और भारत ने इसे लेने से इनकार कर दिया। और हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य है उन सबको शामिल किया जाए। हम लोग अभी भी अकेले अपने आप को शामिल करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जो इसके योग्य हैं उन सभी को शामिल किया जाए इसमें। तो उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए चीन का समर्थन करने का गुनाहगार बताया था। और जेटली का कहना था कि नेहरू ने भारत के बजाय चीन का समर्थन किया था। और जेटली ने कहा था कि चीन और कश्मीर पर एक ही व्यक्ति ने बड़ी गलती की है। अरुण जेटली ने ट्वीट कर 2 अगस्त 1955 को नेहरू की तरफ से मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी का हवाला दिया था। और जेटली ने अपने ट्वीट में लिखा था कि 2 अगस्त 1955 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था और इस पत्र में नेहरू ने कहा था कि अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से कहा कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लेना चाहिए, ना कि सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में भारत को जगह मिलनी चाहिए। जाहिर है कि हम इसे इसको स्वीकार नहीं कर सकते। चीन का सुरक्षा परिषद में नहीं होना उसके साथ नाइंसाफी होगी। ये किसने? अरुण जेटली साहब ने कहा था। और क्या है इतिहास? तो कहा जाता है कि 1950 के दशक में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को शामिल किए जाने का एक बड़ा समर्थक था। तब यह सीट ताइवान के पास थी। और ये कहा जाता है
1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व च्यांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करता था, ना कि माओ का पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था। और आप देखिए, शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की वकालत की थी। ये शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, ये भी याद रखिएगा। नेहरू ने पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का समर्थन किया। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ने 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच तनातनी के मद्देनजर माओ को खुश करने के लिए ऐसा किया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। देखिए, दूसरों का तर्क है कि एशियाई देशों के बीच एकजुटता के लिए नेहरू ने अति उत्साह में दांव गलत जगह लगा दी, क्योंकि दोनों देशों के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि चीन और भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में साथ ही रहे हैं। और मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो कई लोग इसे आदर्शवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हकीकत को लेकर नेहरू के मूल्यांकन में कमी के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि ताकत मायने रखती है और इसके लिए समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। द डिप्लोमेट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि हालांकि जिन लोगों ने यह तर्क दिया कि वो संयुक्त राष्ट्र में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को समर्थन देने के पीछे नेहरू के कारणों को जानने में असफल रहे, उन्हें यह नहीं पता कि नेहरू इतिहास के बारे में बहुत पढ़ते थे और राष्ट्रों के बीच शक्ति का संतुलन उनके लिए काफ़ी अहम था। और द डिप्लोमेट में लिखा है कि नेहरू के रूप को समझने के लिए 20वीं सदी में जाना पड़ेगा। उस समय की राजनीति में से नेहरू ने यह माना कि बड़ी शक्तियों को अपने मित्रों से दूर नहीं रहना चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल किया जाना चाहिए। और नेहरू का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ गलत व्यवहार किया गया है और अपमान की भावना और बहिष्कार ने उसे एक और असंतुष्ट देश यूएसएसआर के करीब ला दिया है। नेहरू इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कोई साधारण शक्ति नहीं है। और द डिप्लोमेट में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल के असिस्टेंट प्रोफेसर नवारुण रॉय ने लिखा कि अप्रैल 1922 में जर्मनी ने रूस के साथ रापालो संधि पर हस्ताक्षर किया और जिससे यूरोप में तनाव बढ़ गया, लेकिन ब्रिटेन ने समय रहते उसे 1926 में लीग ऑफ नेशंस का सदस्य बनाने में मदद की। इसके बावजूद ग्रेट डिप्रेशन से इसे वैश्विक स्थिरता के लिए फिर से खतरा बना। नेहरू को यह स्पष्ट था कि पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को कोई साधारण शक्ति नहीं है, लिहाजा उसे वैश्विक राजनीति में समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो बाद में वो अप्रत्याशित तरीके से खतरनाक बन सकता है। ये वो सबसे बड़ा तर्क था जिससे सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता पर नेहरू के रुख की अगुवाई की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि नेहरू ने इस तरह का रुख अपनाया था कि चाइना को आप देखिए स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब आप देखिए दोनों तरह की बातें हो रही हैं, दोनों पक्ष देखे जा रहे हैं और आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये जरूरी है। रॉय ने लिखा है कि नेहरू का मानना था कि नए चीन की वजह से न केवल पूरब में बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया, इसलिए विश्व राजनीति में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को समायोजित नहीं करना न केवल मूर्खता है बल्कि खतरनाक भी है। नेहरू का मानना था कि यदि संयुक्त राष्ट्र से पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को बाहर रखा गया तो यूएन के फैसले का चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन आज़ाद रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। अब भारत की चाहत तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि जैसे जैसे कोई देश ताकतवर बनता जाता है उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जाती है। भारत भी इस मामले में अलग नहीं रहा। हाल के दिनों में इसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति बढ़ी है, ऐसे में विश्व राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने को लेकर उसकी चाहत भी बढ़ी है। इन्हीं में से एक है कि पिछले कुछ दिनों में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट को लेकर भारत लगातार मांग कर रहा है कि हमें भी शामिल करिए भाई। और भारत के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर इसके लिए पुरजोर कोशिश भी की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सामने बात और स्थायी सदस्य भारत की योग्यता जताई जाए। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी पूरी तरह निराशाजनक नहीं रही और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे प्रमुख शक्तिशाली देशों ने भारत की सदस्यता को लेकर कई मौकों पर अपना समर्थन भी जताया है। हालांकि चीन इसका सख्त विरोधी है हमारा, और हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि कुछ मौकों पर दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी भी आई है।
दोनों एक लंबी विवादित सीमा को साझा करते हैं और 2017 में ही दोनों देशों के बीच डोकलाम में गतिरोध फिर युद्ध विराम जैसी स्थिति पैदा हुई थी। आप देखते हैं कि लद्दाख वाले हिस्से में भी झड़प हुई थी। ये आप देखिए, ये चाइना, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है। भारत और चीन दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्रों में पैर टिकाने की रणनीतिक ठिकानों को तलाश मिलने में लगे हुए हैं। तो देखिए, जो नेहरू जी की तरफ से संसद भवन में कहा गया, उसमें तो ये बात साफ कही गई कि अनौपचारिक औपचारिक किसी भी तरह से भारत को स्थायी सदस्य बनने का न्योता नहीं मिला था। लेकिन कुछ आप देखिए प्रोफेसर हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि नेहरू जी का इस तरह का मानना था, उनका इस तरह का झुकाव था कि चाइना को अलग थलग करके नहीं रखा जा सकता है, उसे यूएन में शामिल किया जाना चाहिए। अब यूएन में स्थायी सदस्यता की बात, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह के तर्क देते रहते हैं। और फिर क्या सच्चाई है, देखिए क्या क्या झूठ है क्या सच है, ये तो मुझे लगता है नेहरू ही जानते होंगे, उन्हीं को पता होगा। या आप देखते हैं कि कोई स्थायी आंकड़े हों तब हम लोग बात कर सकते हैं। अब हवा हवाई बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आप नेता नहीं हैं। हम लोग आंकड़ों पर बात कर सकते हैं, आंकड़े देखकर हम लोग कुछ जान सकते हैं। अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो आप लोग नीचे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको कहीं किसी की किताब का उल्लेख है, उसमें लिखा हुआ है इस तरह के तर्क दिए गए हैं तो। धन्यवाद।